डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी। और आज हम लोग बीपीएससी जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है वर्ग 2, या जो आप 11 से 12 के लिए टीचर या लेक्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो है, उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी दोस्तों साथियों के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो आपका समय है बतौर रिवीजन का है, और उसी रिवीजन के क्रम में हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। बिना देर किए हुए हम लोग चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें जो लगभग 120 प्लस क्वेश्चन हैं, थोड़ा समय लगेगा। बस रिवीजन, ज़्यादा हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। जितना समय बचाएंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी और हितकारी होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल साइंस में बार बार आपसे पूछा जाता है कि राज्य की अवधारणा निम्न कारकों से किसके रूप में प्रभाव या किस प्रभाव के कारण धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ या राजनीति विज्ञान का विकास हुआ। क्यों? तो सबसे पहले जो हुआ आपका पुनर्जागरण, फिर उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति ने जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास है उसमें अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक संविदा कहें या अनुबंध कहें या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहें, बात देखी है। सामाजिक समझौता सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह कौन सा सिद्धांत था? तो याद रहे, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है हॉब्स लॉक रूसो के द्वारा उदैवी सिद्धांत की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था उसका खंडन करने के लिए आया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको मैच करना है। तो जो रॉबर्ट नॉजिक हैं उनकी पुस्तक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, और डीएल हॉबमैन जो है द वेलफेयर स्टेट, इनकी फेमस रचना है बी का दूसरा। और जो टिटमस साहब हैं इनकी जो पुस्तक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, ये आपको याद रखना है, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। और जो अलेक्जेंडर दी एंटबीज हैं द नेशनल ऑफ द स्टेट है ये। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरस्तु ने राज्य के विकास वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह था आपका, याद रहे कि तुलनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति या मनोवैज्ञानिक पद्धति या सुद्देश्यपरक पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुद्देश्यपरक पद्धति। अगला प्रश्न है आपका, ये भी मैच करना है, 5वां। हाँ, हॉब्स किससे संबंधित होगा? तो याद रहे, जो हॉब्स है आपका राजनीतिक संविधा सिद्धांत यानी पॉलिटिकल जो कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उससे संबंधित है, सामाजिक समझौता सिद्धांत से। तो ऑप्शन ए का चौथा। और जो ओपनहाइमर है वो आपके शक्ति सिद्धांत से संबंधित है, और सर हेनरी मैन जो है आपके पितृमूलक सिद्धांत से है, और जेम्स प्रथम दैव उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। तो इस हिसाब से जो आपका 5वें का आंसर होगा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है या स्वाभाविक और आवश्यक भी है या प्रकृति साव्य भी है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य मानव निर्मित संस्था है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जिस सामाजिक समझौते दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते का प्रतिपादन किया वह था, यानी कौन सा जो विचारक है सामाजिक समझौते में 2 प्रकार के समझौतों की बात करता है? तो है आपका जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? तो याद रखिए वो है आपका जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 9, बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को क्या मानते हैं? तो एक समवासों का समवास मानते हैं, याद रखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका C.E. वॉन का है, प्रोफेसर वॉन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, किसका कथन है? तो ये आपका लास्की का सिद्धांत है, भूलिएगा नहीं, राज जोसेफ लास्की का। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है?
कौन सा वक्तव्य इसमें से सही है? तो जो सही आंसर है इसमें कि हॉब्स रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन संप्रभुता युक्त है? संप्रभुता युक्त कौन है? तो एक संघात्मक जो राज्य है वो संप्रभुता युक्त है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉक द्वारा निरूपित प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला कौन सा है? तो है आपका संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है किस व्यवस्था में? तो है आपका लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है, तो क्या किस सिद्धांत? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने समानता के लिए विधिक आयाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो यह है आपके अर्नेस्ट बार्कर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो यह आपके इमैनुअल कांट। यह है आपका सूची मैच करना है, एक तरफ लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से इनको मैच करना है। तो हेराल्ड पॉटर द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस है इनकी पुस्तक, द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। और जो डेविड मिलर हैं इनकी पुस्तक का नाम है सोशल जस्टिस। सीके एलन इनकी पुस्तक का नाम है एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। और जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र आपको चूज करना है, इसमें सही जो उत्तर है उनका चयन करना है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, सही है ये। न्याय प्रशासन और बाह्य आक्रमण से रक्षा में भी इसमें शामिल की जा सकती है, सही है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल किए जा सकते हैं, ये उदारवादी राज्य का सिद्धांत है। सामाजिक सुधार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है, सम्मिलित नहीं है। तो 1, 2, 3 इसमें सही होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है, संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ कर रहा है, ये निम्नलिखित में से किसने कहा? ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल नहीं, जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जेएस मिल का है। क्वेश्चन नंबर 22, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का जो आपका आधारभूत सिद्धांत है वह व्यक्तिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न देखिए, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है आपका किसी साध्य के लिए एक साधन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका प्रत्ययवादियों या आदर्शवादियों का है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 25, कि सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं परंतु इनमें से एक अपवाद है, यानी कौन इनमें से एक राज्य को बुराई नहीं मानता है? तो है आपका प्रत्ययवाद या आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मार्क्स राज्य को मानता है, तो मार्क्स राज्य को एक ऐसे यंत्र के रूप में मानता है जिसने समाज के संघर्ष निर्माण होने में सहायता न देकर संघर्ष का निर्माण किया है, तो ऑप्शन जो राज्य को एक विशेष वर्ग का हथियार मानता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा या राज्य समाप्त हो जाएगा या राज्य विलुप्त हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स ने, मार्क्सवादी सिद्धांत ने। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी किस पुस्तक में मार्क्स ने सिद्धांत दिया? तो यह आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की है?
तो है आपका संपत्ति। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, परिवार की संपत्ति निजी संपत्ति एवं राज्य नामक जो पुस्तक किस विचारक ने लिखी थी? तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसको ये पुस्तक है एंजल्स की पुस्तक है, इसको हिंदी में रूपांतरण कर दिया गया। तो जो भी पुस्तक है आप उसको हिंदी में भी एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प कौन सा है? तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प सर्वोदय है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जेएस मिल प्रतिपादित करता है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उसकी पुस्तक है, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जेएस मिल की पुस्तक है, उसी का हिंदी रूपांतरण देखिए। तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, जो इसमें सभी सिद्धांतों का उसने वर्णन किया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा? तो ये हैं आपके जीडीएच, नहीं जीडीएच कोल तो नहीं है, ये हैं आपके सिडनी एवं ब्रिटिश वेड, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34, निम्न में से किन दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है? आपको इसमें से सही कोट में से चयन करना है। तो वामपंथी दल किसको हम कह सकते हैं? एक तो आपका जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी भारतीय साम्यवादी पार्टी हो, और जो आपका एक है फॉरवर्ड ब्लॉक उसको, और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, यानी 1, 4 और 5 को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लॉबिंग की कार्य प्रणाली या कार्यशैली अपनाई जाती है? तो लॉबिंग किसके द्वारा अपनाई जाती है? दबाव समूहों के द्वारा। अगला प्रश्न है 36, संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? तो इसमें जो आपका संवैधानिक शासन का अर्थ होगा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन, विधि का शासन हो, नागरिक अधिकार हो और सीमित शासन हो। तो चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित देश समूहों में से किस देश समूह के देशों के संविधान एकात्मक, यानी किन देशों में संविधान जो है एकात्मक है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो है आपका ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की एक सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन विशेषताओं का चयन करना है। आइए चयन कीजिए। तो लिखित तो दुष्परिवर्तनशील संविधान है, सही है। केंद्र और संवैधानिक इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, सही है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति विभाजन, नहीं, ये गलत है। द्विसदनी राष्ट्रीय विधानमंडल, तो ये आपका 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्य सिद्धांत है, तो ये आपका जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है उसका है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि यह, तो 40 का जो आंसर होगा कि यह कार्य की स्थिरता सुनिश्चित करती है, जैसा कि यूएस के संविधान में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार क्या है? तो है आपका कि विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर आप संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अंतर कर सकते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती थी? तो इसका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में इस चीज को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा में उसे अस्वीकार कर देती है तो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी? तो उस विधेयक का परित्याग करना होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का विधिक अधिकार निम्न में से किसके पास था? तो ये जो आपका प्रश्न पूछा है 44 का एक कि कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के गठित करने का सुझाव दिया गया था, किंतु इसका जो विधिक आधार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही निहित था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सर्वाधिक ऋणी जो आपका है 1935 के भारत शासन अधिनियम से है। क्वेश्चन नंबर 46 डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? बेहद महत्वपूर्ण है ये जो प्रश्न है आपका। तो जो अंबेडकर साहब हैं उन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार अनुच्छेद 32 को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा की उपमा दी। तो 47 देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या विशेषता है? तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं देश के शासन के मूलभूत महत्व के सही है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये कथन भी सही है। राज्य के कर्तव्य की विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 48 ये मैच करना है और विचारक और उनके संबंधित जो नीति निर्देशक सिद्धांतों पर टिप्पणी है उससे संबंधित प्रश्न है ये। तो के एम पणिक्कर का कहना था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद ला सकते हैं, तो ए का तीसरा होगा। अंबेडकर ने क्या कहा? तो अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र की इसको संज्ञा दी, तो बी का चौथा होगा। बी एन राव जो हैं वो क्या कहते हैं? तो बी एन राव नैतिक अनुदेश की बात करते हैं, तो तीसरा होगा इसका। और आइवर जेनिंग जो है कहते हैं ये पुण्य आकांक्षा है। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 49 भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार निम्न प्रकार किया गया है। किस प्रकार किया गया है? तो है आपका मानव का व्यापार में बेगार का निषेध और खतरनाक व्यवसाय में बाल श्रम का निषेध। सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का संख्या कितना होता है? तो विधान परिषद में मनोनीत संख्याओं की कुल सदस्य संख्या का 1/6। 51 नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 51 क। अगला प्रश्न है 52 किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है 2019 के द्वारा, लेकिन फिर भी यदि राष्ट्रपति को यह आभास होता है या उसको लगता है कि सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है संविधान। हाँ, अगला प्रश्न देखिए 53 यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तब कौन राष्ट्रपति बनता है? तो याद रखिए कि जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, या नहीं तो जो मतलब सीनियर मोस्ट जज होगा वो होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सादृश्य नहीं है? राष्ट्रपति और राज्यपाल में कौन सा समान नहीं है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और राज्यपाल को हटाने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रपति उसका पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 55 देखिए निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य इसमें से कौन था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 56 है जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो जनहित याचिकाओं यानी जो PIL है उसका संवैधानिक आधार क्या है? तो अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 57
कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ है कि न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार है कि विवादग्रस्त कानून या कार्यकारिणी कृत्य जो है संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र की बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। एक तो राज्यों में शक्तिशाली कौन कारकों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। एक तो है आपका कि राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। तीसरा चौथा क्षेत्रीय दलों का अभाव, ये नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये आपको मैच करना है। सॉरी, कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। कानून और व्यवस्था, जेल और पुलिस जो है आपका राज्य सूची के विषय है। जो शिक्षा है आपकी समवर्ती सूची का विषय है, तो सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। किसका आपको चयन करना है, सही कोड के माध्यम से चयन करना है। कि एक तो स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिमूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का, या ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बिल्कुल नहीं। 1 और 2 सही होंगे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय शक्तियों के प्रसार में मुख्य कारक क्या रहा है। तो है आपका अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक अवैध घोषित कर दिया है। अवैध घोषित कर दिया है किसको। तो अनेक कांग्रेस द्वारा पारित कानून को, राष्ट्रपति द्वारा जारी अनेक घोषणाओं को। तो 1 और 2, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 63, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन कीजिए और निम्न सूची में से इनको चयन करके लिखना है आपको। एक तो आपका दोनों केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के प्रावधान, सही है। और दोनों में यह प्रावधान की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ, अमेरिका में राज्यों के पास है अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये गलत है। दोनों में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है, सही है। 2 और 4, 1 और 2, 1 2 4 और 5वां देखिए, दोनों में से राष्ट्रीय विधायिका के उच्च सदन में संचालित राज्यों के समान प्रतिनिधित्व प्रावधान है, गलत, भारत में ऐसा नहीं है। तो 1 2 और 4, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, किसका। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति जो है उसके लिए, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा यह कथन सही है कि बजट का अर्थ प्रकट करता है। कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है। तो यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। तो ये है आपके वाल्टर लिपमैन। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो है आपका प्रजातीय संरचनाएं। 68, राज्य की उत्पत्ति की संबंधित अनेक सिद्धांत हैं, निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत अधिक बुद्धि संगत एवं वैज्ञानिक है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 69 कि गार्नर राज्य के 4 तत्व बताता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं बताता है वो। तो मानव अधिकार की बात नहीं बताता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन का परंपरागत उपागम है। तो अध्ययन का परंपरागत उपागम जो है आपका वो है संगठनात्मक उपागम। अगला प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको पता ही है,
अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 72, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये भी सामान्य सा प्रश्न है। तो ये कथन आपका अधिकार समाज मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से है। बेहद आसान सा प्रश्न है। तो जो इसका आंसर ईस्टर्न होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73, संप्रभुता राज्य द्वारा आदेश देने वाली निरंकुश एवं शाश्वत शक्ति है। यह प्रजा और नागरिकों पर विधि द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके विचारों से मेल खाती है? तो ये है आपका जिन पोंदा का। 74, जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं है, जहां स्वतंत्रता है वहाँ राज्य नहीं होगा। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है, जिसमें से उपरोक्त उदाहरण लिया गया है? तो ये आपका V.I. लेनिन का है। क्वेश्चन नंबर 75 है, यह किसने कहा पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम अवस्था या उच्चतम उपज है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है? तो है आपके सुकरात। यह किसने कहा है कि मजदूरों के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि उनकी जंजीरें ही टूटेंगी, विजय हेतु संसार उनका है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न 78, एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका जिंजक रूसो का है। अगला प्रश्न 79, कि समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी शक्ल ही बदल गई है, क्योंकि हर व्यक्ति इसे पहनता या धारण करता है। तो ये कथन है किसका? तो ये कथन आपका C.M. जोड का है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? याद रखिए कौन सा पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन ये लेनिन की रचना है, न कि कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ये आपकी लास्की की रचना है। 82, राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता किसे माना जाता है? तो बौद्धिक पिता पूछ रहा आपसे चार्ल्स मेरियम को। क्वेश्चन नंबर 83, डेविड ईस्टन ने 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में नूतन क्रांति का आह्वान करते हुए कौन सा बिंदु नहीं बताया है? तो मूल्य पवित्र होते, मूल्यों की बात नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 84, कि भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात करने वाले आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किसने लिखी है ये लाइन कि सिद्धांतों के बिना राजनीति, श्रम बिना धन, आत्मा के बिना आनंद, चैत्य के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा नहीं होती है? तो यह है आपका गांधी जी का कथन। क्वेश्चन नंबर 86 है कि यह किसके बारे में कहा गया है? असंतोष के अत्यंत खतरनाक अगुवाओं में से एक, सचमुच में भारतीय अशांति के जनक हैं, वैलेंटाइन सिरोल ने ऐसा कथन किसके बारे में कहा था? वो तो बाल गंगाधर तिलक की कहा था कि वो भारतीय अशांति के जनक हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये उनकी रचना नहीं है, तो ये गलत है, ये राइट आंसर होगा। ये जो पुस्तक है याद रखिएगा लोहिया की रचना है। क्वेश्चन है 89 कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की है, न कि जवाहरलाल नेहरू की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष है। जो बीज और वृक्ष में संबंध है वही अनुलंघनीय संबंध साधन और साध्य में है। तो ये कथन किसका है? ये गांधी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 91,
कुछ पुस्तकों की यहाँ एक सूची दी गई है, इनमें से कौन सी पुस्तक एक रजनी कोठारी ने लिखी है? तो रजनी कोठारी की जो पुस्तक है इसमें से पॉलिटिक्स इन इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें क्या हो? तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए कि श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है, यानी संघात्मक व्यवस्था का विशेषता नहीं है? कौन सा? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 94, लुसियन पाए की राय में राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम कदम कौन सा है? ये पिछले बार एक राजनीतिक विकास से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था रोस्टो वाला, आर्थिक विकास के रूप में। तो इसका जो सही होगा कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विषय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नांकित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मंत्रिमंडल राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल गलत है ये, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नांकित देशों में से किसी एक में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, तो वह कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 97, कि निम्नलिखित में से किसने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो थॉमस हेयर ने। क्वेश्चन नंबर 98, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नलिखित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना। राजनीतिक विकास का उदारवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बिंदु पर अधिक बल देता है? तो इसका जो सही आंसर है 99 का, कि राजनीतिक विकास का उदारवादी सिद्धांत निम्नलिखित किस बिंदु पर अधिक बल देता है? तो है संस्थाईकरण पर, संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशनलिज्म पे। क्वेश्चन नंबर 100, भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 1971 में हुई। अगला प्रश्न देखिए 101, सार्क यानी दक्षेस का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1985 में हुआ, 8 दिसंबर 1985। क्वेश्चन नंबर 102, असंलग्नता यानी गुटनिरपेक्षता यानी नाम असंलग्नता का विचार यथार्थ है, आंदोलन है, इतिहास में परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है। यह कथन किसका था? तो ये कथन आपका जवाहरलाल नेहरू का था। क्वेश्चन नंबर 103, राज्य एक आवश्यक बला है यानी आवश्यक बुराई है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इसका समर्थन करती है? तो यह आपके व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 104, उदारवाद निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु से अभिप्राय नहीं रखता, यानी उसका उदारवाद से किसी एक बिंदु से समानता नहीं है, तो है आपका सभी कुछ समानता की बात नहीं करता उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 105, की प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? तो इसका जो प्रमुख समर्थक है आपका जॉन लॉक है, और इसका आलोचना किसने किया? बेंथम ने। बकवासों में बकवास बोलता है। अगला प्रश्न है, राज्य संघों का संघ है, यानी राज्य संवासों का संवासी है, संघों का संघ, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो है बहुलवाद। 107, कि निम्न से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? कौन कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं? तो एक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ उनकी आत्मकथा, और सर्वोदय। तो 1 और 3। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 108, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सिद्धांत है और उससे संबंधित विचारक है। तो उपयुक्तवाद कौन है? बेंथम है। समाजवाद बर्नार्ड शॉ। उदारतावाद आपके टी.एच. ग्रीन।
और गांधीवाद जेन शार्प। तो ऑप्शन जो सही होगा वो है सी। अगला प्रश्न, तानाशाही समर्थन करती है, किसका समर्थन करती है? तो सत्ता के केंद्रीकरण का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो है आपका जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 311, रिक्स की राय में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि का निम्नांकित में से क्या परिणाम होगा? तो विधि के शासन में गिरावट होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 कि सुशासन यानी सुप्रशासन में वह राजनीतिक व्यवस्था निहित है जिसमें निम्नांकित में से कोई एक तत्व नहीं होता है। तो कौन सा है वो? तो है धनी और शिक्षित लोगों द्वारा शासन। गलत है ये। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पद सोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? पद सोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? तो है मुने और रेले। अगला प्रश्न देखिए 114, नीचे दिया गया कौन सा सिद्धांत औपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? कौन सा सिद्धांत? तो है आपका मानव संबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 115, नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? ते हैं आपके पॉल एच एपलबी। क्वेश्चन नंबर 116, लोक प्रशासन के उद्गम और समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। और इनका सही अनुक्रम क्या है? आपसे पूछा है। तो जो हनी रिपोर्ट है ये आपकी आई 1967 में। फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन है या जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ? ये भी आपका 1967 में। और पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 1971 में। और मिनोब्रुक सम्मेलन जो है ये है 1968। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न सिद्धांतों या उपागमों का सही क्रम क्या है? 117। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले नौकरशाही सिद्धांत, फिर मानव संबंध सिद्धांत आया, फिर निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग थियरी और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, ये आपको मैच करना है। तो नियंत्रण स्पैन ऑफ कंट्रोल ग्रेकुनाथ से संबंधित है, पद सोपान जी.डी. मुनि से संबंधित है, और अनुवांशिक सत्ता जो है मैक्स वेबर से, संगठन के 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। जो इन सबका सही कालक्रम क्या है कि सबसे पहले गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया, सांप्रदायिक पंचायत आया 1932 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 36 में, और सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए 1938 में। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका भी कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953, सरकारी आयोग 1983, संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 और ज्ञान आयोग लास्ट में है आपका। तो सही जो आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 121, इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार नहीं है? तो जिलाधीश का प्रकार कौन सा नहीं है, कार्य कौन सा नहीं आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई।